अमित कुमार गुप्ता, प्रणाम। अभिनव मौर्य, सौमित्र सिंह, अनु यादव, आदित्य तिवारी, अंजलि सिंह, निवेदिता द्विवेदी, प्रियांशु मौर्य, नीरज पाल, मनीष शुक्ला, सौरभ सिंह, सबको गुड इवनिंग। माही बी यादव, प्रणाम। ज्योति सिंह, गुड इवनिंग। चलो, अनिरुद्ध मिश्रा, गुड इवनिंग। आनंद कुमार पांडे, गुड इवनिंग। लकी, प्रणाम। सूरज यादव, प्रणाम। बालकृष्ण, शुभ संध्या। चंदन करवार, गुड इवनिंग। ऋतिक श्रीवास्तव, गुड इवनिंग। अर्चना पांडे, प्रणाम। आस्तिक त्रिपाठी, गुड इवनिंग। लिप्सा, गुड इवनिंग। शिवकांत, गुड इवनिंग। आशुतोष वर्मा, गुड इवनिंग। चलो, जल्दी जल्दी आप लोग इसको शेयर करो। कौस्तुभ जी, हर ग्रुप में डलवा दीजिए। आशीष सिंह, आशीष कुमार गुप्ता, गुड इवनिंग। अभिषेक राणा, प्रणाम। राहुल सिंह, गुड इवनिंग। पूनम यादव, गुड इवनिंग। शौर्य प्रताप सिंह, गुड इवनिंग। पूजा पाठक, गुड इवनिंग। हाँ, बालकृष्ण सर, ऊर्जान्वित लग रहे हैं आप भी। हाँ बिल्कुल, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के विश्वास, प्यार, प्रेरणा से ही तो हमको एनर्जी मिलती है। इसलिए चतुर्वेदी, पूजा पाठक, तनु किरण यादव, राहुल सिंह, राजन गुप्ता, अरुण सिंह, अभिनव दुबे, काफ़ी लोग आ गए हैं। और सब लोग आज कम से कम 500 शेयर करना है। 1000 प्लस लाइक होना चाहिए। और 1000 क्या 500 शेयर होना चाहिए कम से कम, इससे कम नहीं होना। चलो, सबसे पहले हाँ, लाइक शेयर कंटिन्यू करते रहो, कोई भी छूटे ना, क्योंकि सबको देखा जा रहा है कौन शेयर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आप लोगों से हम कुछ नहीं मांगते, आपको सब कुछ दे रहे हैं, अपने जीवन भर की कमाई, अनुभव, साथ ही साथ पढ़ाते तो हैं ही हैं, आपके व्यक्तित्व में भी हम लोग अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। आपका कुछ हो ना हो भविष्य में, लेकिन इतना तो है कि आप एक अच्छे इंसान बन कर के निकलेंगे, समाज के लिए आप बेहतर कर सकते हैं। हर विषय का अपना एक दर्शन होता है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, हर विषय का अपना एक दर्शन होता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि पॉलिटी हमें क्यों पढ़नी चाहिए, पॉलिटी हमें इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि हम इस देश के हिस्सा हैं। संविधान भारत की जनता के द्वारा बनाया गया है, और जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी लिया गया है उसमें कहा जाता है कि जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा है, सब कुछ तो आप ही के लिए है। लेकिन अगर आप पॉलिटी नहीं पढ़ेंगे, आप नागरिक क्या होता है, नागरिक के क्या अधिकार होते हैं, अगर आप नहीं जानेंगे, हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसे चलती है, अगर आप नहीं जानेंगे तो एक अच्छे नागरिक आप नहीं बन सकते। और अच्छे नागरिक नहीं बन सकते हैं तो देश में, जो देश के जो डेमोक्रेसी है उसमें आपकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी। तो आपको पॉलिटी इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको देश का एक अच्छा नागरिक, जिम्मेदार नागरिक बनना है, जिससे नागरिकी जो करण की प्रक्रिया है, जो नागरिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया है, वो तीव्र होगी और देश का विकास होगा। इसी प्रकार से ज्योग्राफी हमें क्यों पढ़नी है, ज्योग्राफी हमें इसलिए पढ़नी है कि हमें दुनिया के लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। वहाँ कितनी वर्षा होती है, वहाँ कितना तापमान होता है, वहाँ की वनस्पति कैसी है, वहाँ की मृदा कैसी है, वहाँ का उत्पादन कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ की इंडस्ट्री कैसे डेवलप हो रही है। नहीं, हर चीज़ अगर आप जानेंगे तो आप क्या कर सकते हैं अपने लाइफ में,
अगर आप आईएएस भी बनते हैं, अगर अच्छा भूगोल का जानकारी आपको है, तभी जाकर के आप शहर का ड्रेनेज सिस्टम मेंटेन कर सकते हैं। किसी क्षेत्र का डेवलपमेंट करना है, अगर वहाँ के भूगोल को जानते हैं तो आप उस क्षेत्र का डेवलपमेंट बेहतर कर सकते हैं। आप भविष्य में अगर खेती भी करते हैं, ज्योग्राफी का ज्ञान रखते हैं, तो आप एक अच्छे किसान बन करके उभरेंगे। इसी प्रकार से इतिहास अगर नहीं पढ़ेंगे तो इतिहास में जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को देखते हुए हम उससे सीख ले सकते हैं कि हम ये गलती भविष्य में नहीं करेंगे। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। अगर हम अपने बीते हुए कल के बारे में नहीं जानेंगे तो वर्तमान हमारा अच्छा नहीं हो सकता है। साइंस का तो युग ही है, साइंस तो आपको जानना ही पड़ेगा। इकोनॉमी की धुरी, इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी के चारों तरफ ही सब कुछ तो घूम रहा है, पूरा वर्ल्ड घूम रहा है। तो अगर आप एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं, देश में आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं देश के डेवलपमेंट में, तो आपको हर विषय का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और जब अच्छा ज्ञान हो जाएगा तो सिलेक्शन तो भाग करके होगा, सिलेक्शन तो छोटा चीज़ हो जाएगा। ज्ञान के लिए पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो, सिलेक्शन अपने आप होगा। तो इस बात को ध्यान रखना। चलो 10 सेकंड का और समय है। आपको करना यह है कि जो हमने प्रेशर सिस्टम कल शुरुआत किया था, उस प्रेशर सिस्टम में कहीं कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रश्न है मन में, तो उन प्रश्नों को आप पूछ सकते हो। 1 मिनट का समय है, इसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और सारी क्लास पीछे से कल जो आपने पढ़ा है वो सब लिंक होगी आज की क्लास। इसलिए अगर कहीं कोई डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, तो उसको आप दूर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ पूछना है तो पूछो जल्दी से। नो कन्फ्यूजन माई साइड। ठीक है प्रभाकर। बाबा लोग इसमें कहाँ से आ जाते हैं? सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं सर कल भी क्लास हुई थी क्या, आप बताइए, कितना जागरूक हैं आप। बिल्कुल, बालकृष्ण आज हो जाएगा संभवतः। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे, देखो ध्यान से, विंड डायरेक्शन। विंड डायरेक्शन हमने कल आपको बताया था कि जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स दो चीज़ें करता है। एक तो हमने कहा था कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का वायु की गति से डायरेक्ट रिलेशन होता है। यानी कि अगर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स अधिक होगा तो वायु की गति भी अधिक होगी। इसी प्रकार से हमने बताया था आपको कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो होता है ये वायु की दिशा को तय करता है, दिशा को निर्धारित करता है। ये बात कल हमने बताया था। अब प्रश्न उठता है कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स उत्पन्न कैसे होता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हमने कहा था वायु दाबों में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। अगर किसी क्षेत्र में हाई है और किसी क्षेत्र में लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स उत्पन्न हो जाएगा और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स वायु को लेकर के लो प्रेशर की ओर चल देगा, ठीक है। तो अगर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स अधिक होगा तो वायु की गति अधिक होगी। अगर हम कहें कि वायु की दिशा को तय करता है, इसका मतलब है कि हाई से लो की ओर प्रेशर ग्रेडियंट ही दिशा को निर्धारित करता है। ये बात हुई। इसी आधार पर हमने कहा था
कि तापमान जो होता है वो वायु दाब को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। हमने कहा था कि अगर तापमान अधिक होता है तो वहाँ पर वायु का आरोहण होगा, अपलिफ्टमेंट होगा, जिसके कारण नीचे लो प्रेशर क्रिएट होगा। वहीं पर जहाँ पर वायु का अवरोहण होगा उसके कारण वहाँ पर क्या होगा, वायु की सघनता बढ़ेगी और हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो इसी आधार पर हमने कहा था कि अगर तापमान ही वायुदाब को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक होता, तब ऐसी दशा में पृथ्वी पर 3 तापीय जनित वायुदाब की पेटियों का विकास होता। नंबर 1, अधिक तापमान के कारण विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी बनती, और वहीं ध्रुवीय क्षेत्र में निम्नतम तापमान होने के कारण वायु के अवरोहण के कारण उच्च वायुदाब की पेटियों का विकास होता। लेकिन पृथ्वी पर 3 के बजाय 7 आदर्श वायुदाब की पेटियों का विकास हुआ है, जिसमें से हमने कहा था एक है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, जो कि तापमान अधिक होने के कारण वायु का आरोहण होने से बनती है। वहीं 30 डिग्री पर हमने कहा वायु का अवरोहण होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है और वायु नीचे की ओर उतरती है। और 30 डिग्री पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का विकास होता है, तब ट्रॉपिकल हाई बन जाता है वहाँ। इसी प्रकार से अगर ध्रुवों पर देखें तो ध्रुवों पर तापमान न्यूनतम के होने के कारण वायु भारी होकर के नीचे की ओर बैठती है, तो हाई प्रेशर क्रिएट होता है। और हमने कहा 90 से 60 तक ठंडी वायु और 30 से 60 तक गर्म वायु दोनों जाती है और दोनों टकरा करके गर्म वायु ऊपर उठ जाती है, तो वहाँ पर 60 डिग्री पर बनता है क्या, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, और ध्रुवों पर ध्रुवीय उच्च वायुदाब। तो इस प्रकार से 7 वायुदाब की पेटियां बनती हैं, जिसमें से 3 तापीय जनित हैं और 4 यांत्रिकी जनित पेटियों का विकास होता है। क्लियर? इसी में हमने कहा था हेडली सेल क्या होता है, फेरल सेल क्या होता है, और पोलर सेल भी हमने आपको बताया था। अब आप कंसंट्रेट करिए और चुपचाप पढ़ाई कीजिए, छोड़िए, जिसको शेयर करना नहीं करना है। 500 शेयर होना चाहिए, ये हम अभी चेक करते हैं। चलो, हमने कहा था कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स वायु की दिशा को तय करता है। अब हेडिंग डाल दीजिए, वायु की दिशा, डायरेक्शन ऑफ विंड या विंड डायरेक्शन लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको हम समझाते हैं बोर्ड पर समझाएंगे और इसका हम बैकग्राउंड क्या करेंगे, चेक। ओके, अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है, देखो ध्यान से, ये पृथ्वी मान लो, और इसको हम बीच से एक लाइन खींच देते हैं, इसको मान लेते हैं विषुवत रेखा है ये। ठीक है, अगर ये विषुवत रेखा है तो हम जितनी भी वायुदाब की पेटियां हैं इसी पर दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम कह देते हैं कि ये 30 डिग्री है और ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, इसी प्रकार से ऊपर भी ले लेंगे और ये हम कर देंगे 30 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से हमने सारी वायुदाब की पेटियों को बना दिया। यहाँ पर कौन सी पेटी है, देखो ध्यान से, ये विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है, ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है, यहाँ उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है और यहाँ पर ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी है। यानी कि अगर हम इसको हाई लो से दिखाना चाहें तो हम कह सकते हैं यहाँ पर बनता है लो प्रेशर, यहाँ पर होता है हाई प्रेशर, यहाँ पर होता है लो प्रेशर और यहाँ पर होता है हाई प्रेशर। इसी प्रकार से यहाँ पर होता है हाई प्रेशर और यहाँ पर होता है लो प्रेशर और यहाँ पर होता है हाई। ये सातों पेटियाँ हमने बना दिया। अब हमने कहा था कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो होता है वो वायु की दिशा को तय करता है। तो जाहिर सी बात है कि वायु की दिशा हाई से लो की ओर ही होती है, तो हम कहेंगे कि वायु की दिशा ये ऐसे होगी। देखो ध्यान से, यहाँ से ये वायु ऐसे आएगी, हाई से लो की ओर आएगी, ये तो होगा ना। देखो ध्यान से, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे ही वायु की दिशा होगी। इधर हाई से लो की ओर आ रही है और इधर भी क्या होगा, हाई से लो की ओर जाएगी, ऊपर भी तरह से।
और ये इस, ठीक है। यहाँ पर हाई है तो ये क्या होगी, इधर की ओर आएगी, हाई से लो की ओर। इसी प्रकार से यहाँ पर हाई है तो ये इधर की ओर जाएगी, ये इधर की ओर आएगी, और ये इधर की ओर। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स काम करता है। कौन सा फोर्स काम करता है, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स काम करता है। कौन सा है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है। बात समझ में आ रही है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स काम कर रहा है। समझ में आ रही चीजें। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या करता है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर वायु को लेकर के चलता है। तो हम कहेंगे कि अगर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, यदि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स या वायुदाब प्रवणता बल ही वायु की दिशा को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक होता, क्या बोला हमने, यदि वायुदाब प्रवणता बल ही वायु की दिशा को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक होता, तब ऐसे में वायु की दिशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर उत्तर दक्षिण, दक्षिण उत्तर दिशा में होती। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब हुआ कि वायुदाब प्रवणता बल के अलावा भी कोई बल है जो वायु की दिशा को तय करता है। तो अब वो कौन सा है, उसको देखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, तो ध्यान से सुनते जाइएगा। अब वो कौन सा बल है उसको देखना है, ढूंढना है। चलो ढूंढते हैं। तो आप जानते हैं कि जो पृथ्वी का रोटेशन हो रहा है, पृथ्वी का घूर्णन होने से एक डिफ्लेक्टिव फोर्स उत्पन्न होता है। डिफ्लेक्टिव फोर्स, और डिफ्लेक्टिव फोर्स या आप क्या कहेंगे इसको हिंदी में, विक्षेपक बल उत्पन्न होता है। और ये विक्षेपक बल जो होता है ये कुछ और नहीं होता है, इसको कहते हैं कोरियोलिस इफेक्ट, प्रभाव को कहते हैं कोरियोलिस प्रभाव। बल मत कहिएगा, कोरियोलिस इफेक्ट कहिए, कोरियोलिस प्रभाव। और इस कोरियोलिस प्रभाव के कारण क्या होगा कि जो पवन की दिशा होगी वो उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, क्लॉकवाइज हो जाएगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में यानी दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। क्या समझे। हमने कहा पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, इस घूर्णन के कारण एक डिफ्लेक्टिव फोर्स उत्पन्न होता है, और जिसे हम कहते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। और कोरियोलिस इफेक्ट के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो होती हैं, पवन जो होती है, वो क्लॉकवाइज हो जाती है। क्लॉकवाइज यानी कि अपनी दाईं ओर मुड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में किधर, दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, बाईं ओर। बात समझ में आई। इसका मतलब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के अलावा कोरियोलिस प्रभाव के कारण वायु की दिशा निर्धारित होती। अब ध्यान दीजिए कैसे होता है कोरियोलिस फोर्स। अब ध्यान सुनिएगा, कोरियोलिस फोर्स को ध्यान समझिएगा, या इफेक्ट क्या होता है। कल्पना करो, भूगोल सब कल्पना पर ही है।
देखो ध्यान से, अब ये मान लो कि आप खड़े हो कहाँ पर, आप खड़े हो विषुवत रेखा पर, या विषुवत रेखा पर ना मान के आप मान लो कि पोल पर खड़े हो, नॉर्थ पोल पर आप खड़े हो, यहाँ नॉर्थ पोल पर खड़े हो, और ये मान लो ये अफ्रीका है, नॉर्थ पोल पर आप खड़े हो और ये अफ्रीका है, ध्यान सुनिएगा, ये अफ्रीका है। और यहाँ से आपने क्या किया, पोल से, ध्यान सुनिएगा, ये अफ्रीका है और पृथ्वी क्या कर रही है, घूम भी रही है, यानी अफ्रीका है अभी सामने तो दक्षिण अमेरिका आ सकता है। तो आपने क्या किया, यहाँ से बॉल फेंका, यहाँ से बॉल फेंका, इमेजिन करना है कि पोल से आप बॉल फेंक रहे हैं अफ्रीका के ऊपर और पृथ्वी तो घूम रही है, तो अब जब बॉल ये इधर आ रहा है तो पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ध्यान से समझिएगा, समझ में कुछ आ रहा है? यानी हम तो अफ्रीका पर फेंक रहे हैं लेकिन जाके बॉल कहाँ गिरी, साउथ अमेरिका पे, क्यों, क्योंकि पृथ्वी उतनी घूम गई। तो क्या हुआ, एक विक्षेपण उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम फेंक रहे हैं कहीं और, तो वायु की दिशा कहीं टर्न नहीं करती है, वायु जैसे है वैसे चल रही है, लेकिन होता क्या है, वो आपको लगता है कि इतना मुड़ गया, हम तो अफ्रीका पर फेंके थे और जाके गिरा कहाँ पर, बॉल साउथ अमेरिका पे, तो इसका मतलब लोग कहते हैं कि इतना क्या हो गया, मुड़ गई वायु। तो मुड़ा नहीं, वो आपको लगता है ऐसा क्योंकि पृथ्वी का क्या हो रहा है, गुणन हो रहा है। इमेजिन कीजिए फिर से, हम यहाँ पोल से बॉल को फेंक रहे हैं और अफ्रीका पर फेंक रहे हैं और पृथ्वी घूम रही है और बॉल गिरी कहाँ पर, साउथ अमेरिका पे। दिस इज कोरियालिस इफेक्ट। कोरियालिस इफेक्ट कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? बड़ी जल्दी समझ गए यार आप लोग, मुझे तो समझने में 1 साल लग गया था इसको। गजब भाई भाई आप लोग, वास्तव में हैं ब्रिलियंट। रिपीट कर दें, चलो रिपीट कर दे रहे हैं, ग्लोब पर रिपीट करेंगे, ग्लोब पर रिपीट करेंगे। ये अफ्रीका है, ये क्या है, अफ्रीका है, और हम इस पोल पर खड़े हैं और यहाँ से बॉल फेंकना है, यहाँ पर अफ्रीका पर बॉल फेंकना है, और पृथ्वी क्या कर रही है, ये ऐसे घूम भी तो रही है। तो यहाँ से बॉल फेंकेंगे तो जहाँ फेंकना चाह रहे हैं वहाँ थोड़ी गिरेगी, ये तो घूम रहा है, तो ये जा करके कहीं और गिरेगी। तो बॉल तो वही सीधी जा रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बॉल सीधी जा रही है, लेकिन इसके घूमने के कारण आप फेंके अफ्रीका फेंके लेकिन जाके कहाँ गिरी है, साउथ अमेरिका पे गिरी। तो ये इस तरह से हल्का सा आपको टर्न दिखाई देता है, यही है कोरियालिस इफेक्ट। अभी और समझ में आएगा, घबराओ मत, अभी और समझाते हैं। देखो ध्यान से, जब ये कोरियालिस इफेक्ट काम करेगा तो क्या होगा, हमने कहा उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर, तो देखो ध्यान से, अब कल्पना करो कि ये पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी ऐसे ही घूम रही है, इस एरिया ऐसे घूम रही है, ये ऐसे से घूम रही है, तो क्या होगा कि जो ये बल इधर इधर से उधर की ओर, इधर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर लग रहा था, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, इसमें हल्का सा विक्षेप हो जाएगा, यानी ये वायु ऐसे हो जाएगी, ये टर्न कर जाएगी अपनी दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज अपनी दाईं ओर मुड़ जाएगी। देखो ये अपनी दाईं ओर मुड़ेगी, और कोरियालिस इफेक्ट ध्रुवों की ओर क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, इसलिए वायु ज़्यादा झुकती चली जाएगी। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो अपनी बाईं ओर।
एक्चुअल दिशा ये होगी। बिल्कुल बिल्कुल किसले जी, ठीक है। तो जो ये घूम रहा है इसी को कहते हैं फेरल का नियम। फेरल का नियम, यही है फेरल लॉ। फेरल का नियम के अनुसार पवन जो होती है, हवाएं जो होती हैं उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूम जाती हैं यानी अपनी दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या करती हैं, अपनी बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। तो एक्चुअल में जो दिशा बनेगी वायु की वो क्या बनेगी, देखो ध्यान से। बहुत नाजुक दौर से गुजार रहे हैं आपको, और जरा सा भी चूके तो फिर बैठे रहोगे भूगोल में आप। इसलिए बहुत केयरफुली समझना है एक एक बातों को, ध्यान समझिएगा। अब अगर हम कहें कि एक्चुअल वायु की दिशा क्या है, तो एक्चुअल वायु की दिशा ये है, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार से ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक। तो पवन की दिशा क्या होती है, यहाँ पर हमने कहा हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, और यहाँ हाई प्रेशर है। इसी प्रकार से यहाँ पर लो प्रेशर है और ये हाई प्रेशर है, और ये लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर। पवन की दिशा क्या होती है एक्चुअल में, ये देखिए ध्यान से, पवन की दिशा ये होती है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चला दीजिए। ये पवन की दिशा होती है। पवन की दिशा को तय करने में कोरियालिस प्रभाव भी होता है, और क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स दोनों होते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब अगर हम इसका नामकरण करें, अगर हम इसका नामकरण कर दें, ये कौन कौन सी पवन हैं, तो देखो ध्यान से, पवन का नामकरण करिए। ध्यान दीजिएगा, इस पवन का नाम होगा व्यापारिक पवन। ट्रेड विंड। ये जो चलती है इसको कहते हैं पछुआ पवन, वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज। और जो यहाँ चल रही है इसको कहते हैं ध्रुवीय पवन, पोलर विंड। पोलर विंड, बहुत दिमाग मत लगाइए, जितना बता रहे हैं उतना केवल समझिए। राइट में क्यों काम कर रही है, लेफ्ट में क्यों काम कर रही है, जितना बता रहे हैं तो सुनिए। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं क्या करती हैं, अपनी दाईं ओर मुड़ती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ती हैं, बस इतने जानो, नहीं तो फिर फंसोगे तो हम नहीं जानते। इतनी बातें आपको समझना है कि ये जो पवन हमने लिखा 30 से लेके 0 के बीच में वो व्यापारिक पवन है, 30 से लेके 60 के बीच में पछुआ पवन है, और 90 से लेके 60 के बीच में ध्रुवीय पवन चलती है। ये 3 पवनें हैं जिनको हम सनातनी पवन कहते हैं। और जो ये व्यापारिक पवन है इसी को हम सम्मार्गी पवन भी कहते हैं, सम्मार्गी पवन। सम्मार्गी पवन, ठीक है। अब ये 3 पवन हैं, तो पवन की दिशा कैसे तय हो रही है, ये बात आपको समझ में आया।
पवन की दिशा, तो अभी हमने क्या बोला आप शेख जी, हमने यही तो कहा, आप लोग क्यों बताने लगते हैं हमको। मैं तो कह रहा हूं कि वहां डोलड्रम है, वहां विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कोरियालिस बल बढ़ेगा। जितना ही दूर जाओगे कोरियालिस बल बढ़ता जाएगा। आप इसको ऐसे समझो, आप एक लकड़ी ले लो, इससे बेंत है ना, बेंत, बेंत से मार खाए कि नहीं खाए हैं, तो बेंत को एक सिरे पकड़िए, इसे हिलाइए हिलाइए, तो जहां पर पकड़े हैं वहां पर थोड़ी ज़्यादा वो हिलेगी, उसकी जो झुकाव होगी, समझ लो कि यहाँ पकड़ के आप इसे झटका मार रहे हैं, उसको हिला रहे हैं, तो जो उसका ऊपरी सिरा होगा वो ज़्यादा एरिया लेगा ना, और ये वाला तो वहीं पर रुका हुआ है, ये देखो, ये देखो, हो रहा है ना, हो रहा है। जितना ही दूर जाएंगे उतना ही कोरियालिस बल क्या होगा, अधिक हो जाएगा, उसकी जो अक्षांशीय ज्या होगी वो अधिक हो जाएगी, और अक्षांशीय ज्या अधिक होने के कारण उसका डायरेक्शन भी अधिक हो जाएगा, कोरियालिस फोर्स अधिक हो जाएगा। इसीलिए तो हमने कहा कि यहाँ की पवन तो कम झुकेगी, इससे अधिक ये झुकेगी, और उससे अधिक ये झुकेगी, ये लगभग सीधी हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोरियालिस फोर्स बढ़ता जा रहा है और वायु को क्या कर देगा, अधिक झुका देगा। तो ध्यान रखिएगा, ये पवन की दिशा को तय करता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये पवन की दिशा हम समझ गए हैं, तो हम अगर आपसे पूछें कि व्यापारिक पवन किसे कहते हैं, व्यापारिक पवन किसे कहेंगे, तो व्यापारिक पवन को हम, पवन के बारे में हम कहेंगे, ध्यान सुनिएगा, व्यापारिक पवन का मतलब होता है कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व दिशा से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाली पवनों को हम व्यापारिक पवन कहते हैं, ट्रेड विंड कहते हैं। क्या समझे? दिशा जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जैसे अगर ये दिशा निकालें हम, ये तो ये क्या है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये है ना, ये क्या हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट, और ये साउथ वेस्ट। तो व्यापारिक पवन तो यही है ना, उत्तरी गोलार्ध में ऐसे चल रही है, उत्तरी गोलार्ध में ऐसे चल रही है, यही तो है ना। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में ये ऐसे चल रही है व्यापारिक पवन, यही तो है। तो हमने क्या कहा कि उत्तरी व्यापारिक पवन का मतलब है कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व दिशा से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाली पवनों को हम व्यापारिक पवन कहते हैं। ओके। इसी प्रकार से अगर कहें कि पछुआ पवन क्या होती है, तो पछुआ पवन के बारे में हम कह सकते हैं कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर, यानी यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर की ओर, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर उत्तरी गोलार्ध में, ध्यान सुनिएगा, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चलने वाली पवनों को हम पछुआ पवन कहते हैं, वेस्टर्लीज कहते हैं। ओके। इसी प्रकार से ध्रुवीय पवन क्या होती है, तो हम कहेंगे ध्रुवीय पवन ध्रुवीय उच्च वायुदाब से, ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम दिशा में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व दिशा से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाली पवनों को हम ध्रुवीय पूर्वा पवन कहते हैं, या ध्रुवीय पवन कहते हैं, पोलर विंड कहते हैं। बात समझ में आई? 308 शेयर हुआ है, क्यों इतना कम है भाई? पाँच सौ करो इसको।
पढ़ें आगे। देखो पवन का वर्गीकरण करो। बस मैं 10 सेकंड में आ रहा हूँ सब। क्लासिफिकेशन में एक हो जाएगा प्रचलित पवन, या इसी को कहते हैं सनातनी पवन। सनातनी पवन ट्रेवलिंग बैंड। एक होता है प्रादेशिक पवन। रीजनल विंड। एक होता है स्थानीय पवने। लोकल विंड। इसको प्राथमिक पवने भी कहते हैं। ये सेकेंडरी होती है। और ये तृतीयक। बना लो, तो बना करके लिखो। बन गया। अब इसके नीचे लिखना है।
इसके नीचे ऐसे लिखो A B C D, ऐसे यहाँ पर भी लिखना A B C D। विशेषता लिखना है। तो प्रचलित पवन में लिखो वर्ष भर नियत, वर्ष भर नियत होती है, वर्ष भर नियत होती है। ठीक है, इसमें लिखो ऋतु के अनुसार, ऋतु के अनुसार दिशा में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन। यहां पर लिखो दैनिक, दैनिक लिख सकते हो अथवा घंटे प्रति घंटे, घंटे प्रति घंटे की परिवर्तनशीलता। एक घंटे में हवा इधर से इधर चल रही थी, एक घंटे में इधर से इधर चलने लगेगी, तो ये बदलाव होता है। यानी कि जो सनातनी पवनें होती हैं, प्रचलित पवनें होती हैं, प्रचलित पवनों में क्या है, वही 3 पवन जो हमने बताया था, क्या, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन। तो ये वर्ष भर नियत होती हैं, एक निश्चित अक्षांश में चलती हैं, 30 से 0, 30 से 60, 90 से 60 के बीच में, ये वर्ष भर नियत होती हैं। जो द्वितीयक पवन होती हैं, प्रादेशिक पवनें होती हैं, वो ऋतु के अनुसार दिशा में परिवर्तन करती हैं। जैसे आप देखो मानसूनी पवनें हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है भारत में ना, तो गर्मियों में इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है, दक्षिण पश्चिम से आती है। लेकिन जाड़े का महीना जब होता है तो ये उत्तर पूर्व दिशा से चलने लगती है। यानी ऋतु बदलाव होता है तो ऋतु के बदलाव के अनुसार इनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे मानसूनी पवनें क्या हैं, मानसूनी पवनें जो हैं वो एक रीजनल पवनें होती हैं। इसी प्रकार से स्थानिक पवनें, स्थानिक पवनों में दैनिक एवं घंटे प्रति घंटे की परिवर्तनशीलता होती है। जैसे लैंड ब्रिजेस या सी ब्रिजेस या घाटी समीर, जो ये सब होते हैं, ये सब क्या हैं, ये सब लोकल विंड्स होती हैं। जैसे आप देखो कि अगर हम कहें दिन के समय, तो दिन के समय स्थल गर्म होता है तो वहाँ लो प्रेशर है, तो दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर पवन की दिशा हो जाएगी। वहीं जाड़े में जबकि रात में क्या होता है, जल गर्म होता है, स्थल ठंडा हो जाता है, तो स्थल ठंडा होगा तो वहाँ हाई प्रेशर, और जल गर्म होगा तो वहाँ लो प्रेशर, तो स्थल से जल की ओर हो जाती दिशा। तो ये सब क्या है, ये सब लोकल विंड्स के अंतर्गत आती है। अब दूसरी विशेषता इसमें लिखो, वर्ष भर नहीं होती, दूसरी विशेषता लिखो दिशा सुनिश्चित, इसमें लिखो दिशा निश्चित होती है, दिशा निश्चित। दिशा निश्चित। तो फोन से हम परेशान रहते, सबसे खराब चीज बनी है फोन। दिशा निश्चित, और यहां पर दिशा क्या है, दिशा परिवर्तनशील लिख दो, दिशा परिवर्तनशील। इसमें भी क्या है, परिवर्तनशील, दिशा परिवर्तनशील है। इसमें बात समझ में आ रही है। यहां पर लिखो अक्षांशीय दशा, अक्षांशीय दशा निश्चित, निश्चित अक्षांश पर ही चलेगी ये। और यहां पर लिख दो आप परिवर्तनशील, परिवर्तनशील। यहां पर भी क्या है, यहां पर भी परिवर्तनशील ही होगा, है ना, परिवर्तनशील होगा। परिवर्तनशील होता है। या आप इसमें लिख सकते हो कि भूभौतिकी, भूभौतिकी या फिजियोग्राफिक या उच्चावचीय जो रिलीफ कंडीशन होती है, उस आधार पर इसकी दिशा तय होती है। यानी परिवर्तनशील ही होगी, में कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद डी लिखो, ये पवन जो होती है ये ग्लोबल है, ये वैश्विक है,
ये वैश्विक पवन है। कौन? सनातनी पवनें जो होती हैं वैश्विक होते हैं, और ये सब कॉन्टिनेंटल हैं, सब कॉन्टिनेंटल उपमहाद्वीपीय हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी पवनें आती हैं, गर्मियों में कुछ और दिशा, जाड़े में कुछ और दिशा होती है। ठीक है। और ये क्या होती है कि ये अवस्थिति, लोकेशन कहाँ पर क्या है, यानी कि जहाँ पर ये पवन चल रही है उस स्थान की लोकेशन कहाँ पर है उस पर तय करती है, यानी अवस्थिति के हिसाब से वो तय होता है कि कहाँ पर इस तरह की पवनें पाई जाएंगी। तो ये विशेषताएं लिख लो आप इसमें, इस तरह से ये विशेषता है। चलो हो गया, तो ठीक है। अगर हम सनातनी पवन की बात करें, सनातनी पवनों में आपने लिख लिया होगा व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। ये सनातनी पवन हैं, वैश्विक ग्लोबल हैं। और रीजनल में जो प्रादेशिक पवनें, इसमें फिलहाल आप एक ही लिखो, दक्षिण पश्चिम मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, इनको जानते रहिएगा। और जो लोकल हैं स्थानीय पवनें, स्थानीय पवनें दो तरह की होती हैं। एक होती है, एक तो होती है, आप देखेंगे इसे दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक होता है हॉट विंड और एक होता है कोल्ड विंड। हॉट विंड और कोल्ड विंड, इसमें तापीय पवनें, तापीय पवनें में दो हैं, हॉट और कोल्ड। गर्म पवनें और ठंडी पवनें इसके अंतर्गत आएंगी। इसके अलावा आप देखिएगा एक होता है एडियाबैटिक विंड। एडियाबैटिक, कठिन तो नहीं लग रहा है? कठिन लग रहा हो तो हम अस्तर गिराएं नीचे, नहीं है? चलो, एडियाबैटिक में भी दो होती है। एक होती है कैटाबैटिक, कैटाबैटिक विंड होता है जिसको हम कहते हैं पर्वत समीर, पर्वत समीर। और एक होता है एनाबैटिक, एनाबैटिक को बोलते हैं घाटी समीर, घाटी समीर, घाटी समीर। एक होता है लैंड ब्रिजेस एवं सी ब्रिजेस, लैंड सी ब्रिजेस।
स्थल एवं जलीय समीर बोलते हैं इसको। तो व्यापारिक पवन क्या होती है ये आप जानते हैं, पछुआ पवनें क्या होती हैं जानते हैं, ध्रुवीय पवनें क्या होती हैं जानते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून जब भारत पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे, तो अभी इसके डिस्कस नहीं करेंगे। तापीय पवन में क्या होता है, एक हॉट पवनें होती हैं और कोल्ड पवनें होती हैं। एडियाबैटिक में हमने कहा, एडियाबैटिक यानी रुद्धोष्म, ऊष्मन और शीतलन होता है। इसमें एक होता है कैटाबैटिक जो पर्वत समीर होता है, यानी पर्वत से घाटी की ओर चलती है, और एनाबैटिक जो होती है वो घाटी समीर होती है, घाटी से पर्वतों के ऊपर चलती है, तो ये एनाबैटिक है। और लैंड ब्रिजेज, सी ब्रिजेज जो होती हैं वो जल से स्थल की ओर, स्थल से जल की ओर जो चलती हैं उसको लैंड या सी ब्रिजेस कहा जाता है। तो इतनी पवनें होती हैं, तो इसको तो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको डिस्कस अभी नहीं करेंगे। स्थानीय पवनों में आप थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बताएंगे, और अब आपको मेहनत करना है खुद। यहाँ पर कुछ काम आपको भी मैं सौंप के जाऊँगा, खुद से भी आपको करना है। जैसे मान लो हॉट विंड है, मान लो हॉट विंड है, तो पहला तो काम आपको क्या करना है, हॉट विंड की एक लिस्ट बना लीजिएगा, एक लिस्ट बनाइएगा, और लिस्ट बनाने के बाद आप चाहे गूगल करिए, किताब खोलिए, एनसीईआरटी खोलिए, कहीं पर भी आप देखेंगे बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे बताइएगा, ठीक है। जैसे आप देखो, हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लो ये सहारा है, अब ये सहारा डिजर्ट है, सहारा डिजर्ट में क्या होगा, लो प्रेशर होगा, यहाँ गर्म होगा तो क्या होगा, लो प्रेशर होगा, तो इधर से हवा ये इधर की ओर आएगी, इधर की ओर हवा चलेगी। तो अब जो ये पवन चलेगी, इस पवन को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, यानी शुष्क पवनें होती हैं, तो इसको, इसी पवन को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डॉक्टर विंड। हरमट्टन नाम सुने होंगे, हरमट्टन, हरमट्टन, इसको क्या कहते हैं, हरमट्टन। इसी को डॉक्टर विंड कहा जाता है। डॉक्टर विंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में आर्द्रता बहुत अधिक होती है, और आर्द्रता इतनी ज़्यादा होती है, बहुत उमस होती है, तो लोगों को बड़ा कष्टकारी जीवन हो जाता है, बहुत कष्ट होता है। जब सूखी पवनें इधर से आती हैं सहारा की तरफ से, शुष्क पवनें जिसमें नमी है ही नहीं, वाटर वेपर है ही नहीं, ये सूखी पवनें आ करके इस क्षेत्र की आर्द्रता को सोख लेती हैं, आर्द्रता को कम करती हैं, तो लोगों को थोड़ा सा राहत मिल जाता है। इसी प्रकार से इधर की ओर आप देखेंगे जाती है, ये आप देखो इटली वाला पार्ट है, ये इटली वाला पार्ट इधर है, इधर की ओर हवा जाती है ये सहारा डिजर्ट से, तो इसको क्या कहते हैं, सिराको। सिराको, सिराको का नाम सुना होगा, सिराको, और जा करके इटली के पास ये रक्त वर्षा करती है, इसका रंग जो होता है वो लाल होता है, पानी के साथ मिल जाता है तो उसको लाल कलर की वर्षा होने लगती है, तो उसको कहते हैं रक्त वर्षा करती है। तो ये सब जो पवनें हैं, इन्हीं पवनों को हम क्या कहते हैं, स्थानीय पवन। एक तो ये हो गया तापीय पवन, इसमें हॉट भी होंगी और कोल्ड भी होंगी, तो आप इसकी एक लिस्ट बनाइएगा, और लिस्ट हम आपको दे रहे हैं, यही लिस्ट है, इसको उतार लीजिएगा। प्रमुख स्थानीय पवनें जो हैं ये, जैसे एक है चिनूक, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, देखिए, तो ये गर्म पवनें होती हैं, और गर्म पवनों में ये देखिए चिनूक है, फॉन है, सिमूम है, खमसिन है, हरमट्टन है, सिराको है, यामो है, डॉक्टर विंड, वही सेंटा एना, जोंडा, ब्लैक रोलर, नॉर्वेस्टर, ये जो गर्म पवने हैं, ये गर्म पवनों की लिस्ट है। अब इसको क्या करना है, आपको देखना है, और थोड़ा थोड़ा आप बुक से, एनसीईआरटी से, गूगल से, कहीं से भी पढ़िएगा, और इसको वर्ल्ड के मैप पर दिखाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इतना काम आपको करना है। इसी प्रकार से अगर देखिए तो यहाँ पर ठंडी पवनें हैं, क्या है, ठंडी पवन है, देखो ध्यान से, ठंडी पवनों में क्या है, मिस्ट्रल है, बोरा है, बुरान है, नारदर है, ब्लिजार्ड है, उर्गा है, जुरान है, पापागायो है। ये सब कहाँ से संबंधित हैं, कैसे इनकी उत्पत्ति होती है, क्या क्या करती हैं, एक बार खुद से आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ हम थोड़ी पढ़ाएंगे। बिल्कुल, इलाहाबाद में उमस अधिक होती है क्योंकि वहाँ गंगा यमुना नदियाँ हैं,
तो जल रहेगा तो उमस होगी ही होगी। कर लेंगे इसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं भी सर्च करोगे तो पूरी लिस्ट मिल जाएगी। इसी प्रकार से देखो, इसी प्रकार से देखो, ये हॉट और कोल्ड कर लीजिएगा, और कैटाबैटिक और एनाबैटिक समझिए। कैटाबैटिक और एनाबैटिक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए ध्यान से, यहां पर आप क्या देख रहे हैं, कैटाबैटिक को पर्वत समीर कहते हैं, यानी पर्वत से नीचे की ओर आना। तो अब क्या होता है कि जैसे ही रात का समय होगा, कौन समय होगा, रात का समय, नाइट, देखो यहाँ चंद्रमा बना हुआ है, ये नाइट का समय है। तो नाइट में क्या होता है कि जो पर्वतों का शीर्ष होगा, ये वाला हिस्सा, ये शीर्ष होगा, जो यहाँ पर पवन होगी वह पवन ठंडी हो जाएगी, और जब वह पवन ठंडी हो जाएगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर बनेगा। हाई प्रेशर बनेगा तो हवा भारी होकर के ये नीचे की ओर बैठेगी, ठंडी हवा कहाँ आएगी, ये नीचे की ओर बैठेगी। जब नीचे की ओर बैठेगी तो इसमें जो हवा गर्म रहेगी वो कहाँ की ओर जाएगी, वो ऊपर की ओर भगाएगी उसको, यानी गर्म पवन ऊपर की ओर चली जाएगी और ठंडी पवन नीचे की ओर बैठेगी। तो जो रात में पर्वत के ऊपरी वाले भाग से ढाल पर चलने वाली, नीचे की ओर घाटी में चलने वाली पवन होती हैं, उसको पर्वत समीर कहते हैं। वहीं पर दिन के समय क्या होता है, दिन के समय घाटी में क्या होगा, अब ऊपर की वायु वार्म हो जाएगी, ऊपर की वायु क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। जब वार्म हो जाएगी तो ऊपर बन जाएगा लो प्रेशर, यहाँ पर क्या बनेगा, ये लो प्रेशर बनेगा। जब गर्म होगा ये क्षेत्र तो लो प्रेशर बनेगा, और सतह पे क्या होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, तो हाई से क्या होगा, पवन ऊपर की ओर जाएगी। तो ये गर्म पवन ऊपर की ओर जाने लगती है, और इधर से पवन ठंडी वाली क्या होगी, अंदर की ओर बैठेगी। तो जब घाटी से ऊपर की ओर, शीर्ष की ओर पवनें चलने लगती हैं, तब वह घाटी समीर कहलाती है। तो ये एनाबैटिक है, ये कैटाबैटिक है, ये कैटाबैटिक, ये एनाबैटिक है, इस तरह से होता है। इसी प्रकार से अगर हम लैंड ब्रिजेज और सी ब्रिजेज देखें, देखो ध्यान से, लैंड ब्रिजेस और सी ब्रिजेस, अब लैंड ब्रिजेस सी ब्रिजेस में क्या होगा, ध्यान समझिएगा। दिन के समय, याद करिए, टॉपिक को लिंक करिए। दिन के समय क्या होता है, मान लो कि ये सूर्य है और यहाँ पर ये जलीय भाग है और ये स्थलीय भाग है। तो ये क्या होगा, जल का तापमान कम होगा और स्थल का तापमान कम होगा। मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ 22 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जल दिन में क्या है, ठंडा है, और स्थल क्या हो गया, गर्म हो गया। तो अब क्या होगा, हम कहें कि जल ठंडा है तो वहाँ पर बनेगा हाई प्रेशर, वहाँ क्या बनेगा, हाई प्रेशर। मान लो ये जल है तो जल पर क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर, और जो स्थल होगा यहाँ क्या बनेगा, लो प्रेशर। तो ये हाई से पवन ऐसे चलेगी, यानी कि जल से स्थल की ओर आ रही है, तो इसी को क्या कहेंगे, सी ब्रिजेस। अब ये ऊपर जा कर के उठेगी और इस तरह से ऐसे घूमती हुई चली जाएगी, यहाँ फिर अवरोहित हो जाएगी, एक सर्किल बन गई। तो ये कब हुआ, जब स्थल दिन के समय होगा, दिन के समय स्थल गर्म होता है तो यहाँ लो प्रेशर, और जल ठंडा होता है तो हाई प्रेशर, तो ये दिशा ऐसे हो जाएगी। इसी प्रकार से रात के समय क्या होगा,
जब सूर्य नहीं होगा, जब निष्कासन होगा, तो यहाँ तेजी से क्या होगा, निष्कासन हो जाएगा। यहाँ निष्कासन तेजी से नहीं होगा, यहाँ हो सकता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, यहाँ होगा 21 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जल रात में गर्म है, जल रात में क्या है, गर्म है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा, यहाँ लो प्रेशर बनेगा, और यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। तो अब दिशा जो पलट गई ना, तो अब हाई से इधर की ओर जाएगी, यानी स्थल से जल की ओर पवन चलेगी और ऐसे जा करके ऊपर उठेगी। इस तरह से ये ऐसे चलती हुई नीचे उतरेगी, फिर तो इस तरह से एक कोशिका बन जाएगी। तो इसको क्या कहेंगे, इसको लैंड ब्रिजेस कहते हैं। सी ब्रिजेस, लैंड ब्रिजेस। बात समझ में आई? ये होता क्या है ना, जीएस की अपनी सीमा होती है, जीएस की अपनी सीमा होती है। ये सब चीज़ें जब ऑप्शनल पढ़ी जाती हैं, बहुत डिटेल पढ़ाया जाता है इसको, ऑप्शनल में पूरा अंदर घुस करके इसको सब पढ़ाना पड़ता है, लिखाना पड़ता है। तो प्रश्न आते हैं, पवन से क्या समझते हैं, पवन के प्रकार बताइए। ध्यान दीजिएगा, आपके यूपीएससी के सिलेबस में पवन को मेंस में भी रखा है, विंड को मेंस में रखा है। तो पवन कितनी प्रकार की होती हैं उसको जानते रहिएगा, पवन होती क्या है उसको जानते रहिएगा, और स्थानीय पवनें 5 ठंडी 5 गर्म याद कर लीजिएगा। सी ब्रिजेज, लैंड ब्रिजेज, घाटी समीर, पर्वत समीर, ये सब याद रखिएगा। जितना वर्गीकरण हमने बताया है उसकी विशेषता ये सब आप तैयार कर लीजिएगा। इस पे सब पे शॉर्ट नोट तैयार करिएगा। यूपीएससी के जीएस में ये पार्ट है, ये बता रहा हूँ आपको, और पीसीएस में भी है। पढ़ें आगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आपका आदेश मिल गया। अब जो बताने चल रहे हैं, यहाँ अगर चूक हुई तो सारा किए धरे पर पानी फिर जाएगा। जो बताने चल रहे हैं सबसे टफ यही है, और टफ कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आपने सारी क्लासेस सीख लिया है, जितना हमने बताया है इसको आपने सीखा है, तो बहुत सिंपल होगा। और जो हम आप बताने चल रहे हैं अगर ये समझ गए तो समझो कि आप क्लाइमेटोलॉजी सीख गए। अर्बन हीट आइलैंड का एक कॉन्सेप्ट है, हालांकि अभी नहीं बताएंगे इसको, एनवायरनमेंट पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अर्बन हीट आइलैंड, नगरीय ऊष्मन द्वीप, आजकल जो शहर हैं बड़े बड़े, ये सब एक हीट आइलैंड के रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे मान लो एक सिंपल सा बात बताते हैं आपको, सिंपल सी बात बताते हैं। मान लो ये इलाहाबाद है,
थोड़ा समझाते हैं इसको। मान लो ये इलाहाबाद है और ये इलाहाबाद का मेन सेंटर है, सिविल लाइन। ये सिविल लाइन है। यहाँ पर भवन बहुत अधिक होंगे, कंक्रीट के जंगल होगा, होगा पूरे में, लेकिन यहाँ पर सबसे अधिक संकेंद्रण होगा। बिल्डिंग होंगी ऊंची ऊंची, जमीन दिखाई नहीं देगी, सब कंक्रीट बन जाएगा, फर्श बनेगी, सड़कें बनेगी, सब ये सब होगा। तो दिन के समय ये बहुत गर्म हो जाएगा, इसका तापमान क्या होगा, बहुत अधिक होगा। जैसे जैसे हम बाहर की ओर निकलेंगे, निकलो सलोरी गोविंदपुर की तरफ, कटरा होते हुए निकल आओ, अच्छा या फाफा मऊ की तरफ, तो तापमान क्या होता जाएगा, अब कम होता जाएगा। और तापमान कम होता जाएगा तो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। इसकी तुलना में अगर हम कहें कि ये गोविंदपुर है, ये गोविंदपुर एरिया है और ये सिविल लाइन्स एरिया है, तो गोविंदपुर का तापमान कम होगा और सिविल लाइन का तापमान अधिक होगा। तो यहाँ होगा हाई प्रेशर इसकी तुलना में और यहाँ होगा लो प्रेशर। तो पवन की दिशा ऐसे हो जाएगी, चारों ओर से अंदर की ओर पवनें आएंगी, अंदर की ओर आएंगी और अंदर की ओर आकर के पवनें, क्योंकि ये हीट आइलैंड है ना, पूरा गर्म हो गया, यही हीट आइलैंड है, गर्म हो गया है, तो चारों तरफ से पवनें आएंगी और ये भारी वर्षा करेगी यहाँ, यानी वर्षा की जो मात्रा होगी वो सिविल लाइन्स में अधिक होगी। अब यहाँ पर क्या है, धुआं है, प्रदूषण है, वाहन का, ट्रैफिक का, इस सब कारण वहाँ पर वायुमंडल में सब मौजूद है, वो वर्षा के साथ मिलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, एसिड रेन हो जाएगी और एसिड रेन होगा तो दुनिया भर की समस्याएं, फिर वही पानी बह करके पहुँच जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में, पानी बह करके जाएगा खेतों में, तो खेतों को क्या करेगा, वो नुकसान करेगा। तो ये सब अर्बन हीट आइलैंड का नया कॉन्सेप्ट आया है, तो ये सब चीज़ें हम इन्वायरमेंट में आपको डिस्कस करेंगे। मेरा वीडियो ऑफ हो गया, चल तो रहा है यार, मेरा वीडियो नहीं चल रहा है। दैट्स वाई बैंक रोड अक्सर सूखा रहता है। वीडियो चल रही है ना, फिर क्यों लिख देते हैं कि नहीं चल रहा है। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने चल रहे हैं। ये चित्र है, लेकिन ये चित्र छोड़ो, हम बनाते हैं नया चित्र, हम बनाते हैं नया चित्र बनाते हैं। देखो, जो टेम्परेचर की बेल्ट होती है, ताप, ध्यान समझिएगा, ताप कटिबंध, थर्मल जोन, ताप कटिबंध, दाब कटिबंध, प्रेशर बेल्ट, दाब कटिबंध, कटिबंध यानी जोन, और पवन कटिबंध, विंड जोन, पवन कटिबंध, इन तीनों में रिलेशन होता है, इन तीनों में क्या होता है, संबंध होता है, इन तीनों में रिलेशन होता है, ध्यान समझिएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इस पृथ्वी को हम मान लेते हैं कि ध्रुव पर ये चिपटा हुआ नहीं है, चौकोर मान लेते हैं, मान लो पृथ्वी ऐसे है, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, ये विषु है, इक्विनॉक्स,
याद करिए इक्विनॉक्स क्या था। ये है ग्रीष्म अयनांत, समर सॉलिस्टिस, और ये है शीत अयनांत। विंटर सॉलिस्टिस। और ये मान लो भैया विषुवत रेखा है। ये क्या है? विषुवत रेखा है। ओके, तो ये विषुवत रेखा है, तो यहाँ पर ये मान लो 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और यहाँ पर ये मान लो 60 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। ये उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिण गोलार्ध में ऐसे बना दो। ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, और यहाँ पर ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब नहीं सीख पाएंगे भूगोल तो कभी नहीं सीख पाएंगे। किताब से तो भूगोल समझ ही नहीं पाएंगे, और कैसे कैसे गुरु जी हैं इलाहाबाद के, वो तो भगवान ही मालिक हो सकता है कुछ गुरुओं में सुधार आ जाए, क्योंकि इसको तो बहुत सारे गुरु भी देख रहे होंगे। गुरु जी लोगों, ध्यान से थोड़ा सा सीखिए, और बच्चों को इलाहाबाद के अच्छे पढ़ाइए, रिजल्ट वापस लाइए। जो प्रयागराज की गरिमा गई है उसको वापस लाने की जिम्मेदारी आप ही लोगों पर है, और आप ही लोगों ने डुबाया है गुरु जी लोगों। तो कम से कम हमने तो एक लड़ाई लड़ी इलाहाबाद में, लेकिन वही कहते हैं ना कि हकीकत में एक अनुभव बड़ा कटु रहा। 8 साल पढ़ाया, 9 साल, मेरा अनुभव यही रहा कि जो जितना ज़्यादा पैसा देता है ना, उसका उतना ही अच्छा मन लगता है, उतना अच्छा रिजल्ट देता है। मैं आपको कोई ताना नहीं मार रहा हूँ, लेकिन सच ये है। तो इसी परंपरा को बदलिए, इसी को बदलिए। इसको जिस दिन बदल देंगे, ये भावना जिस दिन हट जाएगी आपके मन से कि पैसा देंगे तो पढ़ेंगे, तो ये अगर हट जाएगा तो अपने आप सब सुधर जाएगा। बहुत दिक्कतें हैं। चलो, अब आप ही लोग बताओ हमें, आप लोग मेरा हेल्प करो, मुझे सब भूल गया, मुझे कुछ नहीं आता। यहाँ पर कौन सी पवन है? ये कौन सी पवन है? व्यापारिक पवन है ना। और ये क्या है? पछुआ पवन है। एकदम ध्यान से समझिएगा, ये पछुआ पवन है, और ये क्या है? ध्रुवीय पवन है। ये ध्रुवीय पवन है। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवन, ये पछुआ पवन, और ये ध्रुवीय पवन। ओके, ये कब की कंडीशन है? जब थर्मल इक्वेटर पर हो, यानी कि तापीय विषुवत रेखा जब भौगोलिक विषुवत रेखा पर होगी, यानी सूर्य की सीधी किरण जब इक्वेटर पर होंगी, तब ये कंडीशन आपको दिखाई देगी। क्या समझा आपने? यानी इक्विनॉक्स की कंडीशन क्या होती है? इक्विनॉक्स का मतलब होता है कि जब सूर्य की सीधी किरण विषुवत रेखा पर पड़ रही हो, सितंबर के महीने में और मार्च के महीने में, जब सीधी सूर्य की किरण पड़ेगी तो तापीय विषुवत रेखा याद करो। अधिक जहां सूर्य की लंबवत किरण, वहां पर अधिक तापमान, और अधिक तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली जो क्षैतिज रेखा होती है उसी को तापीय विषुवत रेखा कहते हैं। और तापीय विषुवत रेखा का उत्तरायण सूर्य के साथ उत्तरायण दक्षिणायन होता रहता है। ओके, क्लियर? लेकिन जब सूर्य की सीधी किरण विषुवत रेखा पर पड़ रही हो, यानी इक्विनॉक्स की कंडीशन हो, तो आपको ये दशा दिखाई देगी। क्या दशा दिख रही है? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से या हाई प्रेशर विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर व्यापारिक पवन चल रही है 30 से 0 के बीच में। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है? लो प्रेशर है, यानी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर ये पछुआ पवन चल रही है। कहाँ से? 30 से 60 के बीच में। ध्यान दीजिएगा, 30 से 60 के बीच में। इसी प्रकार से
90 से, यानी यहाँ पर हाई प्रेशर है तो ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली जो ठंडी पवनें होती हैं इसको ध्रुवीय पवन कहते हैं, जो 90 से 60 के बीच में चल रही है। इसी प्रकार से उत्तर में और इसी प्रकार से दक्षिण में भी होगा, दक्षिण में भी होगा। ये कब की कंडीशन है? ये तब की कंडीशन है जब सूर्य स्टेबल है कहां पर? इक्वेटर पर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखो ध्यान से, अब कल्पना करो, कल्पना क्या करना है कि सूर्य का उत्तरायण हो रहा है। एकदम फोकस रहिएगा, कहीं कुछ सोचिएगा मत। सूर्य का उत्तरायण हो, सूर्य का उत्तरायण होता नहीं है, सूर्य उत्तर थोड़ी जाता है, वो आभासी होता है, भ्रामक लगता है कि उत्तर जाए, सूर्य नहीं आता है। पृथ्वी का घुमाव है, सब जानते हैं आप, पृथ्वी का परिक्रमा और अपने एक्सिस पर झुकाव के कारण आपको लगता है कि सूर्य उत्तर दक्षिण हो रहा है, सूर्य नहीं होता है। लेकिन आप बोलने में यही कहोगे कि सूर्य का उत्तरायण हो रहा है। और सूर्य का उत्तरायण होगा तो थर्मल इक्वेटर भी कहां जाएगी? थर्मल इक्वेटर कहां जाएगी? थर्मल इक्वेटर, देखो ध्यान से, अगर हम कहें कि ये 0 डिग्री थी तो यहां से पवन इधर आ रही थी, ये पवन इधर से आ रही थी 30 से, और ये 30 से, यही तो मिल करके ऊपर जा रही थी। तो यहां पर क्या बना था? ये लो प्रेशर बने था, और यहां पर ये क्या था? हाई प्रेशर था। यही तो आपने पढ़ा है बेल्ट में। तो ये लो प्रेशर क्यों बनी है? हाईएस्ट टेम्परेचर के कारण, हाईएस्ट टेम्परेचर के कारण। ये तापीय विषुवत रेखीय पेटी जो है वो हमेशा एक जगह पर नहीं रहेगी, जहां पर हाईएस्ट टेम्परेचर की लाइन होगी वहां पर ये खिसक जाएगी। अगर हम कहें कि हाईएस्ट टेम्परेचर यहां आ गया तो ये खिसक करके यहां आ जाएगा, हम कहें हाईएस्ट टेम्परेचर यहां है तो ये खिसक करके यहां पहुंच जाएगा, यही तो होगा ना। तो अब इमेजिन करो कि सूर्य का उत्तरायण हो रहा है और सूर्य पहुंच गया है कर्क रेखा पर सीधे। कहां पर? कर्क रेखा पर सीधे सूर्य की किरणें चमक रही हैं। ओके, इमेजिन करो कि कब की कंडीशन है? ग्रीष्म अयनांत की कंडीशन है। तो दोस्तों जब ग्रीष्म अयनांत की कंडीशन होती है, यानी सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, तो उत्तरी गोलार्ध का तापमान बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो ये वाली पेटी है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, ये 15 डिग्री उत्तर की ओर शिफ्ट कर जाएगी। 15 डिग्री, किसी किताब में 10 डिग्री, किसी में 5 डिग्री, किसी में 20 डिग्री लिखा है, लेकिन हम मानते हैं 15 डिग्री। 15 डिग्री ये क्या करेगी? नॉर्थ की ओर शिफ्ट करेगी। तो जब ये 0 वाली पहुंच जाएगी 15 पर, तो 30 वाली जो ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी यह कहां पहुंचेगी? ये पहुंचेगी 45 पर। तो ये जो 60 वाली है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, ये कहां पहुंचेगी? 75 पर। नहीं समझे? देखो ध्यान से, अगर हम इसको लाइन ड्रा कर दें, मान लो कि ये भैया 15 डिग्री है। कितना है? 15 डिग्री। तो ये कितनी हो जाएगी? 45 डिग्री हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी। यही तो होगा ना। तो अब देखिए क्या होगा, जो व्यापारिक पवन, अब जो लो प्रेशर की बेल्ट थी, अब तो वो यहां आ गई ना, लो प्रेशर की बेल्ट ये वाली यहां पहुंच गई 15 पर। तो ये वाली कहां पहुंच गई? 45 पर। यहां पर हो जाएगा हाई प्रेशर। ओके, और जो ये 60 पर लो थी, अब ये कहां पहुंच जाएगी? ये 75 पे पहुंच जाएगी। यही तो कंडीशन होगी। तो अब बताओ व्यापारिक पवन अब क्या करेगी? पवन, व्यापारिक पवन, तो व्यापारिक पवन अब ऐसे चलेगी, ये चलेगी कहां से कहां तक? 45 से 15 के बीच में उत्तरी गोलार्ध वाली पवन आएगी। बिल्कुल समझिए क्या, एक तो मोबाइल से हम परेशान। ओके, तो पछुआ कहां जाएगी? तो पछुआ चली जाएगी 45 से 75 के बीच में। तो ध्रुवीय कहां जाएगी? ध्रुवीय का एरिया कम हो जाएगा, 90 से 75 के बीच में आ। कुछ भेजा खुला?
492 शेयर हुआ है, और बढ़ाओ थोड़ा सा। नहीं समझे? ना समझे तो आप जानो, आपका काम जाने, समझना तो पड़ेगा। भेजा खुला। चलो ठीक है आनंद जी। बालकृष्ण बताओ। हमने क्या कहा कि जब सूर्य का उत्तरायण होता है, देखो ये अधिक तापमान वाली पेटी कहाँ पर थी, 0 पर थी। अब अगर सूर्य पहुंच रहा है कर्क रेखा पर, यहाँ पहुंच गया सूर्य, तो ये पेटी खिसक जाएगी यहाँ पर। यानी जो 0 पर विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी थी वो पहुंच जाएगी 15 पर, और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी जो थी वो पहुंच जाएगी 30 के बजाय 45 पर, और जो उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी थी वो 60 के बजाय 75 पे शिफ्ट कर जाएगी। तो अब आपके मन में एक हल्का सा हिंट दे रहा हूं मैं, ध्यान समझना, हल्का सा हिंट दे रहा हूं। आगे चक्रवात में जुड़ेगा, वातागरी में जुड़ेगा, लेकिन थोड़ा समझ लो, थोड़ा समझ लो। अब समझो, बहुत ध्यान समझना, ध्यान समझना। अगर हम कह रहे हैं कि 0 से 30 के बीच में चलने वाली पवन जो व्यापारिक पवन है वो चली गई 15 से 45 के, तो ये वाली जो 15 जगह बची, 0 से 15 जो बचा, इसमें कौन सी पवन आएगी? तो इसमें पवन दक्षिणी गोलार्ध वाली ऊपर की ओर खिसकेगी। यानी सारी पेटियां ये फिर से थोड़ा थोड़ा क्या करेंगी, ये सारी पेटियां दक्षिण वाली भी तो उत्तर की ओर थोड़ा थोड़ा क्या कर जाएंगी, शिफ्ट कर जाएंगी। ज़्यादा ना सीखो, तो इतना ही सीखो कि जो ये चल रही थी पवन तो कुछ और कलर देते। देखो इसको हम मान ले कितना, 15 डिग्री। ध्यान समझिएगा। तो जो ये पवन दक्षिणी गोलार्ध की 30 से 0 के बीच में चल रही थी, ये भी तो व्यापारिक पवन है, लेकिन इसकी दिशा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, बाईं ओर मुड़ रही है। अब देखो ध्यान से, भौगोलिक विषुवत रेखा कहां पर है, ये है भौगोलिक विषुवत रेखा। यहीं से शुरू हो जाता है क्या, क्लॉकवाइज दिशा, और यहां से शुरू होगा एंटी क्लॉकवाइज दिशा। अब ये बेचारी तो फंस गई, इसके खातिर तो ये तो रजिया गुंडों में फंस गई, वही कहानी हो गई। अब देखो कैसे, क्योंकि इसको तो चलना है अब 15 से 15 के बीच में ना, जो चल रही थी 30 से 0 के बीच में, अब वो चलेगी बेचारी 15 दक्षिण और 15 उत्तर में, ये तो फंस गया। तो इसके साथ हो गया खेला, और इसके साथ खेला क्या हुआ कि ये बेचारी 15 डिग्री तो चलेगी एंटी क्लॉकवाइज, 15 डिग्री तो एंटी क्लॉकवाइज आएगी क्योंकि विषुवत रेखा के दक्षिण में है, और चलना है इसको 30 डिग्री। तो अब क्या करेगी, जैसे विषुवत रेखा पर पहुंचेगी, कोरियालिस बल के कारण एंटी क्लॉकवाइज रूप धारण करेगी, दाईं ओर मुड़ेगी, तो ये बेचारी इधर से मुड़ जाएगी, 15 चलेगी क्लॉकवाइज, 15 चलेगी क्लॉकवाइज, तभी तो 30 हुआ। अब इधर से ये व्यापारिक पवन चल रही थी, इधर से व्यापारिक पवन आ गई, और आमने सामने क्या हुई, दोनों में हो गई टक्कर। फिल्मों में देखते होंगे, हीरोइन दौड़ती आती इधर से और हीरो इधर से दौड़ता आता है, और बीच में जैसे ही टक्कर होती है दोनों में, टक्कर जब होती है तो क्या होता है, दोनों टक्कर जब होते हैं, मिलते हैं, तो फिर मिल करके क्या होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमने लगते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगते हैं। अच्छा चलो ठीक है, हीरो हीरोइन छोड़ दो। आप सीरियल देखते होंगे शंकर जी वाला, या
कोई भी हनुमान जी वाला, देवी देवताओं वाला, इंद्र वाला, तो उसमें क्या होता है, राक्षस उड़े इधर से और उधर से उड़े एक देवता, हवा में उड़े, और पंजा से पंजा, जब युद्ध होता है पंजे से पंजा टकराया, तो उसका पंजा और इसका पंजा ऐसे जहाँ टकराया, तो ये कैसे घूमते दिखाते हैं, उल्टा घूमते हुए दिखाते हैं, ऐसे घूमता है ना। तो यही यहाँ पर भी होगा, ये इधर से आई और ये इधर से आ ही रही है, तो यहीं पर टकरा करके ये उल्टा घूमेगा, यहाँ बन जाएगा क्या, साइक्लोन। क्या बनेगा, साइक्लोन बनेगा, चक्रवात। ये अभी नहीं जानना है, अभी सिर्फ इतना क्यों शिफ्टिंग समझो, अभी ये सब मत समझो, तो दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा हिंट दे रहे थे आपको कि आगे लिंक होगा। अरे महाराज, क्या देख रहे हैं आप लोग, तो ये 0 डिग्री पे हम कहाँ कह रहे हैं, ये तो 15 डिग्री पे कह रहे हैं ना। यहाँ कोरियालिस फोर्स 0 है ना, यहाँ पे हम 15 डिग्री पे, आप कुछ मतलब ही नहीं है। अरे 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर होता है मेरे भैया, काहे जबरदस्ती सवाल पूछ रहे हैं, कहाँ कंसंट्रेशन है। 0 डिग्री पे कोरियालिस फोर्स 0 होता है, हम यहाँ पर कहाँ बना रहे हैं 0 डिग्री पर, ये तो हम 15 डिग्री पर साइक्लोन बना रहे हैं ना। नहीं तो यहाँ पर तो डेली साइक्लोन बनता है, अगर यहाँ कोरियालिस बल होता तो। पता नहीं कहाँ उलझा था, ठीक है चलो, ये हो गया। तो उत्तरायण होने पर ये 15-15 डिग्री सब क्या होगा, शिफ्ट होगा। अब दक्षिणायन होगा, तो दक्षिणायन में क्या करना है, आपको इसी को पलट देना है। तो बना लो, इसको बना लो 15 डिग्री, इसको बना लो 45 डिग्री, और इसको बना लो 75 डिग्री, 75 डिग्री। ठीक है, अब हम चलते हैं इस पवन को, तो ये पवन बेचारी कहाँ पहुंच जाएगी, 45 से 15 के बीच में व्यापारिक पवन आ, ठीक है ना। और पछुआ पवन जो है वो 45 से चली जाएगी 75 के बीच में, और जो ध्रुवीय पवन है ये 90 से 75 के बीच में आ जाए, सारी पेटियां दक्षिण की ओर चली। तो यहाँ पर भी तो वही होगा, अगर हम इसको 15 बना लें, तो 15 बना लें, तो हमारी व्यापारिक पवन बेचारी इतना तो आएगी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में जैसे जाएगी तो ये हो जाएगी एंटी। तो ये ग्रीष्म अयनांत की कंडीशन है, ये शीत अयनांत की कंडीशन है, और ये विषुव की कंडीशन। अब आपसे हम एक प्रश्न पूछेंगे, अगर आपने जवाब दे दिया, अगर आपने जवाब दे दिया तो हम समझेंगे कि आप समझ गए हैं। लेकिन भाई साहब बहुत कष्ट होता है आप लोगों को लाइव देख करके ना, मुझे इतनी तकलीफ़ होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि यही कारण बन जाए आप लोगों को छोड़ के चला जाऊं। बहुत गुस्सा आती है यार, मतलब मेरी इंसल्ट कर रहे हैं यार। आपको इंडिया का टॉप क्लास का टीचर पढ़ा रहा है इस समय, होंगे हमसे बड़े बड़े नाम, एक से एक होंगे, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन की बात आएगी, खड़ा कर दो किसी को ला कर के सामने, 1 घंटे की क्लास मेरी, 1 घंटे क्लास किसी, समझ में आ जाएगा कौन है कितने पानी में। सब कुछ नॉलेज ही नहीं होता है, बहुत कष्ट होता है। इतना बताओ, कोई देखता होगा तो क्या हो, मेरी इज्जत ही तो जा रही है मेरी मेरी यार। मैं तो ऑफलाइन क्लास में 300-300 400-400 की बैच पढ़ाता था, और इतने लोग होने के बावजूद भी अगर इतनी इतनी बुरी कंडीशन है तो क्या करना चाहते हैं। मानता हूँ कि और क्लासेस चलती होंगी, डाटा ख़त्म हो जाता होगा, कुछ चीज़ें दिक्कतें होती हैं, मानता हूँ, तो आप इतना भी नहीं कर सकते हैं कि डाटा अपने लिए व्यवस्था कर लीजिए। कितने शर्म की बात है यार। इसीलिए अच्छे लोग इंडिया में, अच्छे लोगों का दम तोड़ देता है। कोई कितना करेगा आपके लिए, कोई नहीं करेगा यार। देखते हैं सड़क छाप 2-2 कौड़ी का सब पढ़ाते हैं ऑनलाइन में, कहाँ कितना 5000 लाइव चल रहा है, 6000 लाइव चल रहा है। एक भी क्लास अगर मेरी क्लास की टक्कर की किसी की दिख जाए यूट्यूब पर, हमको लिंक शेयर कर देना, पढ़ाना बंद कर देंगे उसी दिन, एक भी क्लास। ठीक है, आप लोग मुझे दुखी ही देखना चाहते हो तो कोई बात नहीं।
ये प्रेशर बेल्ट की शिफ्टिंग हो गया। अब आप एक सवाल बताओ हमें, अगर आपने जवाब दिया तो हम समझेंगे कुछ आपने समझा है। ध्यान समझिएगा। तीस डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक का जो एरिया है, तीस से लेके 45 डिग्री अक्षांश, चाहे उत्तर हो और चाहे दक्षिणी अक्षांश, दोनों अक्षांश से बात कर रहा हूँ। 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री के मध्य में, 30 से लेके 45 डिग्री के मध्य में अगर मैं आपसे कहूँ कि पवन की दिशा में क्या परिवर्तन हो रहा है, बताइए। 30 से लेके 45 के बीच में ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत के समय क्या अंतर दिखाई दे रहा है? ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत में क्या अंतर दिख रहा है 30 से लेके 45 के बीच में? उत्तरी गोलार्ध में बताइए। चलिए, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा 30 से 45 के मध्य में? आप लोगों को पता नहीं, क्या बताएं? जानते हैं आप, ज़िंदगी की कमाई आपको हम दे रहे हैं, सार्वजनिक सबके दे रहे हैं। बात 40-50 लोगों को लेके पढ़ाएंगे तो हम क्या कहिए, हम जिन फिर 40 से 50 लोगों को पढ़ाना होगा, फिर कोई तब क्या दिक्कत है? इसलिए थोड़ी फ्री पढ़ा रहे हैं। हम क्या पूछ रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, आप लोग भी तो नहीं पढ़ रहे। हम कह रहे हैं कि क्या होगा उसमें। अरे आपको सीधे बोलना चाहिए कि सर जब ग्रीष्म अयनांत की कंडीशन होगी तो इसमें जब ग्रीष्म अयनांत होगा, जनरली 30 से लेकर के 60 के बीच में क्या चलती है, पछुआ चलती है ना, 30 से 60 के बीच में। और व्यापारिक पवन कितना चलती है, 0 से लेकर के 30 के बीच में चलती है। लेकिन जब उत्तरायण हो जाएगा तो 15 डिग्री सब शिफ्ट कर जाएगा ना, तो 15 डिग्री शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ पर क्या चलने लगेगी, व्यापारिक पवन चलने लगेगी। चलना चाहिए था पछुआ पवन, चलने लगेगी क्या, व्यापारिक पवन। यही तो होगा ना। लेकिन जब सूर्य फिर दक्षिण में आ जाएगा तो पुनः इसमें क्या आ जाएगा, तो पुनः वही आ जाएगा, पुनः पछुआ पवन आ जाएगी। इस बेल्ट को जानते रहिए, ये बहुत काम आने वाला है भविष्य में। 30 से लेके 45 डिग्री अक्षांश में ग्रीष्म अयनांत के समय इसमें पछुआ के बजाय व्यापारिक पवन चलने लगती। और फिर जब शीत अयनांत आता है या सूर्य नीचे आता है तो इसमें पछुआ पवन का प्रभाव पुनः हो जाता है। 30 और 15 के बीच में परिवर्तन देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब क्लाइमेट रीजन पढ़ाएंगे तो वहाँ से ये लिंक हो जाए।
इतनी बातें अगर आपको समझ में आई हैं तो आप हमको लिख करके बताओ। और रही बात 50-60 लोगों को पढ़ने की, तो हम नहीं मानते कि ये 50-60 लोग भी पढ़ रहे हैं। एक भी आज तक कोई ना उत्तर लिख करके भेजा है? इतना बोलो, हम कैसे मान लें कि ये 40-50 लोग पढ़ते हैं? कैसे मान लें? ये भी तो नहीं मानने को दिल का। आज तक ना किसी ने एक उत्तर लिख के भेजा। एक दो लोग को छोड़ दीजिए, कहाँ 40-50 हैं, एक ही दो लोग तो हैं। इससे अच्छा चल के अपना आराम से पैसा दे के पढ़ाएँ, लाखों करोड़ों कमाएँ। कौन सा हमको यहाँ इस तरह से हरकत करेंगे आप लोग? ये तो ये सब नहीं अच्छा लगा। बहुत क्या है, लेकिन अनुभव वही बता रहा हूँ बार बार ना कि बिना पैसा दिए ये सब नहीं। देखो ध्यान से, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, और ये 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो ये पवनें आती हैं, व्यापारिक पवन, और ये व्यापारिक पवन दक्षिणी गोलार्ध। बीच में एक गैप दिख रहा हो, बीच में एक गैप दिख रहा है, यानी 5 डिग्री अगर ऊपर ले लें, कितना? 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, तो जो ये एरिया बनता है इसी को कहते हैं डोल ड्रम। क्या होता है? डोल ड्रम। ये डोल ड्रम होता है। जैसे देखो, अगर हम कहें इधर से व्यापारिक पवन ये आ रही है और इधर से व्यापारिक पवन ये आ रही है, तो यहीं से ये क्या होगी? ऊपर उठेगी, ये ऊपर उठेगी। इस तरह उठती है ना। तो अगर हम कहें कि ये 30 डिग्री से आ रही है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, तो यहाँ पर देखिए उठ जाइए। ये जो गैप है, ये गैप नहीं आ गया यहाँ पर, तो यही तो पूरा एक होल बन रहा है ड्रम की तरह बीच में, पूरी विषुवत रेखा पर। तो यही तो है डोल ड्रम। अब डोल ड्रम की क्या विशेषता है, पढ़िएगा एनसीईआरटी से, ध्यान दीजिएगा। तो डोल ड्रम कभी भी ध्यान दीजिएगा कि डोल ड्रम हमेशा विषुवत रेखा पर ही बनेगा। और कब बनेगा? जब इक्विनॉक्स की कंडीशन होगी। जब इक्विनॉक्स की कंडीशन होगी तब उसको हम कहेंगे डोल ड्रम यहाँ पर है। अगर सूर्य उत्तर की ओर गया, सूर्य दक्षिण की ओर गया, तो डोल ड्रम समाप्त हो जाए, तब ये गैप नहीं रह पाएगा इस तरह से। ठीक है, डोल ड्रम हमेशा विषुवत रेखा पर ही बनता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री से इधर की ओर पवन जाती है, जो इसको कहते हैं पछुआ पवन। पछुआ पवन। तो अब होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, होता क्या है कि ये 5 इधर घटा लो, यानी इधर कर लो 25, किताबों चक्कर मत पड़ना, यहाँ पर कर लो 35, यानी 25 और 35 के बीच में देखिए एक गैप आ रहा है, एक गैप दिख रहा है। पश्चिम से
35 से लेके 25 तक का। तो ये जो गैप है ना, यहाँ पर आप देखोगे तो पवन का प्रभाव बहुत कम है, ना के बराबर है। क्योंकि पवन जब चलती है तो यहाँ से ये आती है तो यहाँ बीच में ये युवा अवस्था पहुँची है और यहाँ ये प्रौढ़ावस्था में हो जाती है और ये बाल्यावस्था है। तो यहाँ बीच में पवन का प्रभाव बहुत कम होता है। कहाँ से? 25 से लेके 30 के बीच में। यही आंकड़ा रहेगा परीक्षा में, जो ऑप्शन रहेगा इसी के बीच में वही ऑप्शन लगाइएगा। किताबों में पता था तमाम तरह का लिख दिया गया है, तो आप उसके चक्कर मत पड़िएगा। 25 से 35 के बीच में आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पवन का प्रभाव कम होगा। लॉजिक लगाओ। तो इसमें क्या होता था कि जो व्यापारी लोग होते थे, जो घोड़ों का व्यापार करते थे, तो वो बड़ी बड़ी नावों में घोड़ों को लाद करके लाते थे। जब इस क्षेत्र में पहुँचते थे तो यहाँ वायु का प्रभाव नहीं होता था या कम होता था, तो नाव का वेट अधिक हो जाता था, भारी हो जाता था। और नाव का वेट अधिक हो जाने के कारण नाव के वेट को कम करने के लिए कुछ घोड़ों को उठा करके समुद्र में फेंक दिया जाता था और जिससे नाव का वेट कम हो जाता था। इस कारण से इसको बोलते हैं अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड, अश्व अक्षांश। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक है? 25 से लेकर 35 के बीच में अश्व अक्षांश मिलेगा। इसी प्रकार से आप देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पछुआ पवन का प्रभाव है, तो पछुआ पवन 30 से लेकर के 60 के बीच में है। अब देखिएगा ध्यान से, अगर हम कहें 40 डिग्री पर, 40 डिग्री पर, 50 डिग्री पर और 60 डिग्री पर, ये तीनों जानते रहिएगा। 30 से लेकर के 60 के बीच में चलती है पछुआ पवन, तो 40, 50 और 60 पे देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्या होता है कि पहली बात तो आप ये समझिए कि पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में अधिक होगी, सॉरी, पवन की गति उत्तरी गोलार्ध में अधिक होगी या दक्षिणी गोलार्ध में अधिक होगी? पहले आप उत्तर बताओ। उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा तीव्र होगी या दक्षिणी गोलार्ध में? अब एक काम करिएगा कौस्तुभ, जिसे मैं बोलूँगा आज कि जैसे ही क्लास लाइव ख़त्म हो वैसे ही वीडियो डिलीट कर दी जाए। लाइव क्लास ख़त्म, वीडियो डिलीट तुरंत, और मेरी क्लास यूट्यूब पर अपलोड नहीं होगी। जिसको पढ़ना होगा लाइव आके पढ़ेगा, तो रिकॉर्ड करना होगा रिकॉर्ड कर ले, जो करना हो करे। पवन की गति तीव्र कहाँ होगी? साउथ में कि नॉर्थ में? नॉर्थ में तो बहुत वृक्ष हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे अधिक जहाँ होंगे वहाँ पवन की गति क्या हो जाएगी? देखिए किसले जी भटक गई, हल्का सा कंफ्यूज किए, भटक गई। मतलब पेड़ हिलेंगे तो हवा तेज चलेगी। ध्यान दीजिएगा, पेड़ पौधों से हवा नहीं चलती है, पवन चलती है, इसलिए पेड़ हिलते हैं। और पेड़ जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ पवन की गति को रोक देंगे, वो बैरिकेटिंग घर्षण उत्पन्न करेंगे। उत्तरी गोलार्ध में शहर, लैंड ज़्यादा है, शहर बहुत बसा हुआ है, पेड़ पौधे वनस्पति अधिक है, इस कारण से उत्तरी गोलार्ध में पवन की गति कम होगी। और दक्षिणी गोलार्ध में स्थल कम है, जंगल भी कम है, इसलिए पवन की गति अधिक वहाँ होगी जहाँ पर वृक्ष विहीन क्षेत्र है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन की गति अधिक होगी। तो पवन की गति जो अधिक होती है पछुआ पवन की, इसी को दक्षिणी गोलार्ध में देखिएगा 40 डिग्री पर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? गरजता चालीसा, गरजता चालीसा। 50 पर कहते हैं प्रचंड पचासा, और 60 डिग्री पर कहते हैं चीखता साठा।
ये उत्तरी गोलार्ध में ही लीजिएगा, और दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में नहीं लेना है इसको। तो ये फैक्ट्स हैं, कुछ जानते रहिएगा। हाँ, पेड़ पौधे पवन की गति में रुकावट पैदा करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में अगर आ गई है तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और नेक्स्ट चैप्टर होगा ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। तो आर्द्रता 3 प्रकार की होती है। आर्द्रता कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक होती है निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एक होती है विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और एक होता है सापेक्ष आर्द्रता। रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तीन प्रकार की ह्यूमिडिटी होती है, इन तीनों को पढ़ना है। ऐसा करना है, तो इसको करना होगा। अब इसको करेंगे नेक्स्ट जब गुरुवार होगा। अब क्योंकि मेरी क्लास गुरुवार शुक्रवार को रहती है, लेकिन इस बार बुधवार और बृहस्पतिवार हो गया, तो कल नहीं रहेगी क्लास। और नेक्स्ट वीक में हम लोग फिर मिलेंगे थर्सडे और फ्राइडे को। जैसा भी होगा आपको नोटिस दिया जाएगा। और इसके बाद जस्ट बाद क्वेश्चन आंसर प्रोग्राम में आप लाइव आइए। तो किसान आईएएस चैनल पे आ जाइए, ये भी निःशुल्क ही पढ़ा रहे हैं आपको। तो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जो टॉपिक करवा रहे हैं, अब आप इस पर लाइव आएंगे और 8 बजे से इस प्रारंभ हो जाएगा। ठीक, बाय बाय, टेक केयर।